Hey guys, welcome back to channel Accounts वाला। Today we are going to discuss about the accounting principle। ये हमारा वीडियो लेक्चर दूसरा है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का ये लेक्चर हमारा दूसरा है। हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर चुके थे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मीनिंग क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स उसके फीचर्स क्या होते हैं और कितने काइंड्स के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल के मतलब समझे थे, इसका बेसिक्स क्या होता है वो समझे थे हम लोग। तो आज हम लोग ये क्या है, कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से नियम कानून होते हैं जो लगते हैं, उसको हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में ये हमने तीन देख लिया था। पिछले लेक्चर में हमने ये तीन देख चुके थे हम लोगों ने। और ये तीन है क्या, हमारे तीन अजम्पशंस हैं, ठीक है। हमारे अजम्पशन है, इसको हम अज्यूम करते हैं, क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड एक्रूवल कॉन्सेप्ट। ये तीन ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, तीन एक असम्पशंस हैं। लिख लीजिएगा इसको, मैंने रेड बेसिकली लिखा है कि आपको इसको देख लीजिएगा कि ये तीन हमारे असम्पशंस हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। जो हम लोग अकाउंटिंग स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ये तीन चीज़ हम लोग अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है ना। ये क्या होती हैं, कैसे क्या होता है, इसके पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में सब एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। हम लोग फर्दर आज यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले, जो हम लोग और बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो चौथा हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है हमारा। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले से टिक करा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ओके। एंड आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड डुअल एस्पेक्ट, ठीक है। ये आपके तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो सबसे पहले आइए, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि आपका बिजनेस और आप दोनों लोग अलग अलग हो। मीन्स योर बिजनेस एंड द प्रोप्राइटर बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बिजनेस कैसे अपने मालिक से कैसे अलग होता है, भैया आप अपने बिजनेस में पैसा लगाते हो, कैपिटल लगाते हो, ठीक है। आप वो अपने बिजनेस में कैपिटल लगाते हो तो यही उम्मीद होती है कि बिजनेस कमा के हमको वापस देगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर मतलब ही कुछ नहीं निकलने वाला। फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो कुछ मतलब निकलेगा नहीं फिर। मतलब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब कि बिजनेस और हमारा, हम, मैं हूँ और मेरा बिजनेस है, दोनों अलग है। मैंने उसको कैपिटल लगाया है, मैं उसका क्रेडिटर हूँ। जो उसका मालिक होता है वो एज अ क्रेडिटर होता है, ठीक है ना। कि मतलब बिजनेस को अभी उसको पैसा देना है, ठीक है। बिजनेस को कमा के अपने मालिक को पैसा वापस करना है, कि मालिक ने मुझे पैसा लगाया है, मैं उसको मालिक को पैसा वापस करूंगा मैं। तो बिजनेस अलग होता है और उसका मालिक अलग होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है, ठीक है। दूसरा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। मीन्स जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, वो ट्रांजेक्शन जो कि जिनकी वैल्यू मॉनेटरी टर्म्स में होगी वही सिर्फ रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन, इन पहले तो इन टर्म्स ऑफ मनी आपको ही रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे क्या, कि आप अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट आप बना रहे हो तो क्या आप उसमें ये शो करोगे कि हमारे यहाँ इतनी कार है, इतने टेबल है, इतने चेयर है, आप ऐसे शो करोगे? नहीं भैया, ऐसे तो नहीं शो करेंगे। इन टर्म्स ऑफ मनी मेजर करेंगे, कितनी प्राइस थी, कैसे क्या, उसके टर्म्स में आप उसको मेजर करोगे। तो होता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट तो आप लोग को अच्छे से पता होगा कि जो अकाउंटिंग पीरियड होती है, अकाउंटिंग ईयर होता है और कैलेंडर ईयर होता है। तो कैलेंडर ईयर हमारा 1 जनवरी से लेके हमारा 31 दिसंबर तक होता है। वहीं हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। तो इन द सेम वे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट सेज दैट कि जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे वो सब 1 साल बाद जाके उसको, उसकी बैलेंस शीट बनाएगी, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा, ताकि हम लोग ये चेक कर पाए, ये एनालाइज कर पाए कि हमारे बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस पर्टिकुलर ईयर में रही है, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हो गया कि हमको हर, हमारे एक अकाउंटिंग पीरियड होगी, मतलब एक ऐसा ईयर होगा हर साल, एक ईयर में, एक ईयर में चाहे वो अकाउंट कैलेंडर ईयर हो चाहे अकाउंटिंग ईयर हो, एक ईयर में आपको एनालाइज करना है, बैलेंस शीट बना के आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। तो ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट आता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको कॉस्ट पे उसको लिखना है। किस पे लिखना भैया, उसके कॉस्ट पे लिखना है। जैसे कि आज आपने बिल्डिंग परचेज किया, आज आपने लैंड परचेज किया, ठीक है। तो उसकी वैल्यू 20 लाख है, ठीक है। उसकी वैल्यू 20 लाख है, आपने बैलेंस शीट में भी उसको शो किया है,
ठीक है। लेकिन कुछ टाइम जाने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अप्रिसिएट हो जाएगी, वैल्यू बढ़ जाएगी, मार्केट वैल्यू कहें तो 60 लाख हो जाएगी। मार्केट वैल्यू उसकी 20 कुछ सालों बाद, 5 साल 6 साल 10 साल 20 साल बाद जाके उसकी वैल्यू 60 लाख हो जाएगी। भैया आपके पास वो एसेट्स था, ठीक है ना, आपने सपोज कार ही खरीद लिया पर एसेट्स था, तो उसकी वैल्यू आप डिप्रिसिएट करते हो, डिप्रिसिएशन लेस करके आप वहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो जितने का परचेज किए थे, जिसकी जितने की कॉस्ट थी, उतनी जिसकी कीमत थी, उस कीमत पे ही आप रिकॉर्ड करोगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है। देखिए इसको ऐसे मत समझिए कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसको ऐसे मत समझिए, क्योंकि ये अकाउंटिंग है, इसमें हम लोग को ये सीखना है कि इतना मतलब क्या क्या होता है, इसको एनालाइज कर लीजिए। ये मत सोचिए बिजनेस इसमें ये होता था, इसमें ये होता था, इसे करके हमको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम इसको याद करेंगे फिर लिख देंगे एग्जाम में, मतलब नहीं निकलेगा। इसको ऐसे समझिए कि अकाउंटिंग प्रोसीजर तरह समझिए कि हाँ इसमें ये था, इसमें ये था, हम समझ रही हैं, पता हमको है, हमको कुछ भी बनाने के लिए आएगा अकाउंटिंग स्टेटमेंट, तो हम इसी नियम को फॉलो करके हम बना देंगे, इसी नियम को फॉलो करके हम बना देंगे, अगर हमको इस तरह समझ लेना है। ठीक है, अगर आप इस तरह समझ लेते हैं, आप एग्जाम में भी कहीं भी आए आप लिख दोगे अच्छे से उसके बारे में। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल मीन्स डबल, दो। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट होता है, तो हर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं क्या होता है उनका, डबल डबल एस्पेक्ट होता है। कैसे डबल एस्पेक्ट होता है, मैं माल बेच रहा हूँ, ठीक है, मैंने माल को, गुड्स को मैंने सोल्ड किया, मैं गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे डबल एंट्री होगी, मेरे यहाँ कुछ डेबिट क्रेडिट होगा, उनके यहाँ कुछ डेबिट क्रेडिट होगा, एंट्री होगी दोनों लोग के ना, मेरे पास से कुछ आएगा, उनके पास से कुछ जाएगा, मेरे पास कुछ आएगा, उनके पास से कुछ जाएगा। तो डेबिट क्रेडिट डबल एस्पेक्ट होता है, दो एस्पेक्ट होता है, डेबिट और क्रेडिट दो एस्पेक्ट होते हैं, दोनों के एस्पेक्ट यहाँ पे फॉलो होते हैं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट इसीलिए बताया गया है। आप यही नहीं लिखोगे कि हाँ हमने सिर्फ बेच दिया, आप ये भी लिखोगे हमने बेचा, हमको इतना कैश रिसीव हुआ। ठीक है, आप ये भी शो करोगे किसमें, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या था, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या करता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, समझिएगा। अब से थोड़ा सा मैचिंग कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए भैया, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रिवेन्यू कब आपको रिकॉग्नाइज करना है, रिवेन्यू कब आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है। समझिए, आपको 1 जनवरी को आपको ऑर्डर मिला, ठीक है, और आपने ऑर्डर सप्लाई किया, गुड्स बना के सप्लाई किया 20 जनवरी को, 1 जनवरी को मिला, आपने उसको 20 जनवरी को सप्लाई किया, बढ़िया, चलो ठीक। आपको उसका कैश जो रिसीव होगा वो कब होगा, वो 1 अप्रैल को हो रहा है या फिर 1 मार्च को हो रहा है। ठीक है, चलो आपको जो रिवेन्यू का रिकॉग्निशन करना है, मानना है, वो किस दिन मानना है, 20 जनवरी को मानना है। क्यों, क्योंकि आपने उसी दिन सप्लाई किया था, इस दिन आपको मान लेना है। क्या कौन कहता है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ठीक है, ये नहीं किसी कैश ट्रांजेक्शन नहीं, तभी ऐसी हाँ जब कैश मिले तो। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी हमने सप्लाई किया उस दिन हमको रिकॉर्ड कर लेना है, ये नहीं कि हमको जब कैश रिसीव हो तब रिकॉर्ड करना है। क्लियर। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थोड़ा सा ये हमेशा थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है, थोड़ा समझने की तरह से कि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये प्रिंसिपल ऐसा है कि इस प्रिंसिपल में जो मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल में हमको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने में ये मदद करता है। कैसे मदद करता है भैया, कि आपको ये बताता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि जिस साल का खर्चा आप दिखा रहे हो, जिस साल की कमाई आप दिखा रहे हो, जितने समय की कमाई आप दिखा रहे हो, वो कमाई तभी दिखाओ जितने भी आपके खर्चे हुए हैं, जितने भी आपके लॉसेस हुए हैं, सब माइनस करके तब बताओ, वो तब हम समझेंगे उसको। मैचिंग कॉन्सेप्ट मतलब कि अगर आपने 12 महीने का प्रॉफिट दिखाया है, 12 महीने की अपनी कमाई दिखाई है, तो 12 महीने का आपको जितना भी रूम रेंट था, लाइटिंग खर्चा था, सब कुछ आप माइनस करके ही आपको बताना है। ये नहीं बताना है कि आपने 12 महीने की कमाई तो बता दी, लेकिन आपने रूम रेंट सिर्फ 10 महीने का दिया, 2 महीने का भी बाकी ही रह गया, उसमें 2 महीने का भी बाकी रह गया। तो ये नहीं हो सकता। किसके हिसाब से, मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मैचिंग कॉन्सेप्ट यही कहता है कि हमको ये फॉलो करना होगा। क्या फॉलो करना होगा, कि जितने टाइम का खर्चा है उतने टाइम की कमाई होनी चाहिए, दोनों मैच होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट आता है। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि ये एक तरह से किसी उद्देश्य के कारण, उद्देश्य का मतलब कि आपने अकाउंटिंग प्रोसेस किया है, आपने क्या किया है, हमको एक अच्छा प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए होगा। ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड मतलब कैश मेमो होता है। ठीक है, हमको एक प्रॉपर सब कुछ चाहिए होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से होता है। तो देखिए ओवरऑल हमने क्या समझा,
जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, पहले लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ठीक है ना, मैंने पहले लेक्चर में ठीक है इन इंग्लिश मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, बट मैंने इस लेक्चर में, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर रहे हैं, इसको मैंने हिंदी में एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आपको बेसिक जो हमने पर्टिकुलर जो डाउट्स है, पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्लियर हो सके, ठीक है। तो देखिए ओवरऑल हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल मतलब यही निकलता है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग का एक सिद्धांत है। क्या है? अकाउंटिंग एक सिद्धांत है। उस सिद्धांत के हिसाब से हमको अपना अकाउंटिंग करना है, वो एक नियम है, सेट ऑफ रूल्स है जिसके हिसाब से हमको अकाउंटिंग अपनी करनी है। कौन कौन से भैया आपके सामने है, ये अजम्पशंस है, हर अकाउंटिंग करते समय ये आपको अज्यूम करके चलना है, ठीक है। और ये आपके क्या है, कॉन्सेप्ट्स है, ये आपके प्रिंसिपल्स है। इस प्रिंसिपल को आपको मान के चलना है कि हाँ हमको ये प्रिंसिपल, ये सिद्धांत हमको लगाने हैं। कब लगाने हैं? अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते के तौर पे आपको लगाने हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ, ठीक है, कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करिए, ठीक है। और अगले लेक्चर्स में, ठीक है, ये लेक्चर हमारा 6th पार्ट भी है, हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ छोटे छोटे बेसिक टर्म्स लेके। छोटे छोटे बेसिक टर्म्स गए तो जैसे आपके प्रीपेड एक्सपेंस क्या होते हैं, और आपके एक्रूड इनकम क्या होती है, अनअर्न इनकम क्या होती है, कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। ये बेसिक टर्म्स हैं जो कि अभी भी बचे रह गए हैं। हम लोग 7th लेक्चर में इसको कवर करने के बाद हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करेंगे, या फिर हम लोग जर्नल एंट्री अपनी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों का अकाउंटिंग प्रिंसिपल आज यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।